क्वेश्चन नंबर 50 में ध्यान देना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग? पढ़े थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का है। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट? मतलब पहले तो नेम ऑफ द कंपोनेंट्स भी बताना है और फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमने क्या कर दिया, टेबल ही बना दिया। आया समझ में? मेन आता है ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। ये 4 कंपोनेंट है, लेकिन ब्लड के अंदर भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या फंक्शन है? तो एक्ट एज अ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ वेरियस मटेरियल, ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, नाइट्रोजन वेस्ट, ऑल दीज थिंग्स डिसॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर वो पूरा प्लाज्मा क्या करता है, बॉडी के अंदर रन होता है, एंड थ्रू दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बॉडी का चलता रहता है। ओके, चलो। रेड ब्लड करप्ट सेल्स है ना, अभी थोड़ा सा बैठे रहो, थोड़ा याद रखो, वो भी 2-3 दिन में हैबिटेट हो गया, अभी 2-3 दिन पहले आया था, तुम्हें थोड़ा नया नया लगेगा, बट शांति से बैठो, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आरबीसी जितना हो सके उतना पढ़ो साथ साथ में, तो याद रहने लगेगा। आरबीसी मतलब रेड ब्लड करप्ट सेल्स, वो उसका फंक्शन क्या है? मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज देयर। आरबीसी के अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड। आया समझ में? आया ना? ओके। व्हाइट ब्लड करप्ट सेल्स फाइट विथ इनवेडिंग पैथोजेंस। ओके, मतलब मैंने बोला था माइक्रो मिलिट्रीज है हमारे बॉडी की, तो जो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि जो पैथोजेंस मतलब कि जो डिसीजेस फैलाते हैं, ओके, ऐसे लोग, ऐसे पैथोजेंस के साथ फाइट कौन करता है? व्हाइट ब्लड करप्ट सेल्स, प्लेटलेट्स हेल्पिंग इन अ क्लोटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग द इंजरी। अगर कहीं इंजरी हो जाता है तो ब्लड जो आउटसाइड निकल जाता है उसको रोकने के लिए कोटिंग मैकेनिज्म्स में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। क्लियर हुआ? हार्ट का क्या फंक्शन है? एक्ट एज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, किसकी वजह से? हार्ट की वजह से। ब्लड वेसल्स, उसमें आर्टरीज क्या करते हैं? वो कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम करते हैं। आया ना? एंड वीन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द दूसरे ऑर्गन में से, अलग अलग ऑर्गन में से कैरी करेगा ब्लड को, और कहां तक लेके आएगा? हार्ट तक। एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब पता है ना, वीन्स आर्टरीज आगे जाके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटी 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 पाइप्स। सिंगल सेल्यूलर उनका बॉडी का, मतलब उनका जो आउटर वॉल होता है वो सिंगल सेल्यूलर होता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सिंगल सेल स्ट्रक्चर होने की वजह से ही कुछ भी चीज उनके अराउंड एक्सचेंज हो सकती है। गॉट इट? ब्लड और सराउंडिंग के बीच में। Lymph carry the digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid from inner cellular space to, या inner cellular space ही आएगा, back into the blood. Blood में वो वापस लेके जाते हैं, लीकेज वाला। Got it? Why it is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in the mammals as well as birds? लास्ट कैटेगरी में देखा था ना, हार्ट का इवोल्यूशंस वाला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें। So it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and birds because it allows a highly efficient supply of, अगर ये दोनों ब्लड डिफरेंट रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, तो वो अलाउ करता है कि ज्यादा ऑक्सीजन मिले ऑर्गेन्स को, या उस मैनिमल्स या एनिमल्स को। गॉट इट? एंड दिस इज यूजफुल इन देयर हाई एनर्जी नीड्स फॉर द मेंटेनिंग द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये सारे ऐसे एनिमल्स है, एनिमल्स एंड एनिमल्स जो बर्ड्स जो है, उनको क्या करना होता है? अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। एंड फॉर द मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। उनको कैसे एनर्जी चाहिए? मोर, ज्यादा एनर्जी चाहिए, बराबर। तो वो एनर्जी के लिए उनको क्या करना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। एंड दैट्स वाई उनके बॉडी के अंदर ऐसा डिजाइन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा रहे? सेपरेट। कैसा रहे? सेपरेट। गॉट इट? समझ में आया? What are the components of the transport system highly organized plant? तो दो थे ना, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज, उसके अंदर वेसल्स एंड टाइट शीट्स आते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। ओके। एंड फ्लोएम टिश्यूज में सिव्स एंड कंपेनियन सेल्स आते हैं। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ फॉर द विच सिस्टम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? जो ऑलरेडी हमने 48 क्वेश्चन में कवर कर लिया है।
एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन वो 49 में। ये ट्रांसपिरेशन वाला क्वेश्चन है और ये फ्लोएम एंड जाइलम वाला क्वेश्चन है। गॉट इट? ओके, अब यहां से नई चीजें स्टार्ट हो रही है। सब यहाँ पे आ जाओ, शांति से समझो। देखो, हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस में हमने देखा कि डाइजेशन इज देयर, ब्लड सर्कुलेशन इज देयर, है या ना? ओके, वैसे एक एक्सट्रैक्शन, रेस्पिरेशन प्रोसेस, 3 प्रोसेस तो ऑलरेडी पढ़ लिए। दिस इज द 4th प्रोसेस, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जो है वो क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को, नाइट्रोजनियस जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालने का, बॉडी के बाहर थ्रो करने का जो सिस्टम है, उसको हम एक्सक्रेशन सिस्टम्स बोलते हैं। गॉट इट? what strategy is used by animal to do this? ओके, इसको करने के लिए एनिमल्स जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं? सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन अ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनियस मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। आया समझ में? एक मिनट। Okay, sorry. So the biological process which involved in a removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body is called excretion. Various metabolic activity. Okay, मैं यही समझा रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होती रहती है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? अब रिएक्शंस के थ्रू जो हमें नहीं जरूरी है, those materials या those product which are not needed for our body is known as waste. उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। और थ्रू द मेटाबॉलिक रिएक्शन क्रिएट हुआ, इसलिए उसको नाम देंगे हम मेटाबॉलिक वेस्ट। आया समझ में? और खास करके उसमें नाइट्रोजनियस कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, और इसीलिए बोला है कि नाइट्रोजनियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. Various metabolic activities in the animal body generate this nitrogenous waste materials which should be extracted out. उसको बाहर निकालना जरूरी है. So different organisms used varied strategies for this excretion. अलग अलग organisms अलग अलग टाइप के strategy यूज करते हैं. जैसे कि यूनिसेल्युलर organisms है तो that remove this waste by a simple diffusion. मैं जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है एक वीडियो आपको बता रहा हूँ तो उसमें आप समझ पाओगे. ओके कि जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, तो सीधा एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर देते हैं क्योंकि उनका बॉडी ही एक सेल का बना हुआ है. आया समझ में? तो उसमें कोई स्पेशल सिस्टम की जरूरत नहीं होती है. तो फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर. कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, बट अगर मानो कि हमारे जैसे एनिमल्स है बड़े जिनके बॉडी सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, गॉट इट, दे यूज स्पेशलाइज्ड एक्सट्रैक्टरी ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. तो चलो स्टार्ट करते हैं अनदर आईएमपी थ्योरी. 4 प्रोसेस है तो 4 आईएमपी थ्योरी हो गए. चारों के चारों फॉर ह्यूमन एंड फॉर प्लांट्स, मतलब टोटल कितने हो गए? 8. इस 8 थ्योरी में से कोई एक थ्योरी 5 मार्क्स में आएगा अगर बोर्ड का पैटर्न चेंज नहीं होता है तो. बाकी सीबीएसई वालों का हो गया है तो उनको तो सिर्फ एमसीक्यू आने वाला. गॉट इट ना?
फंस जाओगे उसमें। एमसीक्यू के लिए वन ईच एंड एवरी लाइन करनी पड़ती है, और अभी तक 10th के एमसीक्यूज तो कम ही हो गए मार्केट में, उसके कहने का मतलब रेफरेंसेस कम हो गए। आया समझ में? आप चाह के भी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, अब रहने दो, वहाँ पे पढ़ने में ध्यान दो, बाद में ले लेना लास्ट में। ओके, तो चलो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, या उसके ऑर्गेन्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिगर कंपलसरी, ओके यस, वैसे बहुत इजी है, गॉट इट ना। चलो, द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग इंक्लूड पेयर ऑफ किडनी। ओके, पहले तो ये देख लो, दिस इज द किडनी। ओके, दो किडनी होती है, मतलब पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर यानी हाउ मच, two kidneys, okay, and a pair of ureters, okay. गलत है, इसको निकाली दो। सॉरी, पहले से बात करता हूँ। द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी है, ओके, देन अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर और दिस इज द यूरेथ्रा। आया समझ में? और ओके, सही था, मैं कंफ्यूज हो गया। अ पेयर ऑफ यूरेट्रस, देखो ये रहा लेफ्ट यूरेटर, दिस वन, और उसके बाजू में यहाँ पे देखा राइट, ओके, दिस पाइप जैसा है जो दिख रहा है ना, ट्यूब इन शॉर्ट, वन टाइप ऑफ, इट इज नोन एज यूरेटर। तो लेफ्ट एंड राइट दो, मतलब अब पेयर ऑफ यूरेट्रस हो गए। आया समझ में? किडनी, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, फिर लास्ट में वन वन, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? तो इन द ह्यूमन बीइंग a pair of kidney is located in a abdomen, one on either side of the backbone. Okay, आपको क्या करना है, अपने जो मिडल फिंगर है ना उसको यहाँ पे रखना है, नाभि पे, कर सकते हो भाई, और ये जो अपने थंब बचने वाला है ना उससे ऐसे प्रेस करना है। तो यहाँ पे पीछे जाके रुकेंगे, रुके, यहाँ पे ऐसे बैक जाके रुके, है ना, दिस बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड ये जो बैक रीजन है वहां पे दो किडनी है। कितने किडनी है? एक बेचोगे तो आईफोन आ जाएगा, बेचना नहीं है। वैसे गॉड ने अच्छी डिजाइन किया है हमारी बॉडी को, कि एक अगर फेल हो जाता है तो एक बार दूसरे से काम चल जाता है, लेकिन उतना लंबा नहीं चलता जितना दोनों से चलता। आया समझ में? इसीलिए हमें कभी बेचना, भले आईफोन ना आए। इसीलिए जॉक मारा क्योंकि आज के टाइम पे आप सोशलाइज ज्यादा हो गए हो, तो वो व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते रहते होंगे, है ना। ओके, चलो, सो दिस इज द किडनी, लोकेशन ऑफ किडनी क्लियर हुआ। यूरेटर, यूरेटर क्या है? अ पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, मैंने बताया था ना अभी, दो यूरेटर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, विच कनेक्ट द किडनीज टू विच वन? यूरिनरी ब्लैडर। तो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द किडनी, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक पाइप दिख रहा है, ओके, दैट इज नोन एज यूरेटर। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू व्हाट? थ्रू यूरेटर। किडनी में जो यूरिन बनने वाला है वो जाएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, बट उसके बीच में कनेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? तो इट इज अ मस्क्यूलर बैग, इट इज द मस्क्यूलर बैग फॉर अ स्टोरिंग यूरिन. Urine is temporarily stored in it until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. This is just muscular bag which is for the storage purpose. यूरिन जो प्रोड्यूस होके आया ना किडनी में से, वो सम टाइम के लिए, है ना, टेम्पररीली यहाँ पे क्या होगा? स्टॉर, जब तक ये बैग फुल नहीं हो जाता या उसके मसल्स उसको प्रेशर नहीं करते यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलने के लिए, तब तक वो उसके अंदर क्या होके रहेगा? स्टोर होके रहेगा। आया समझ में? तो इट इज वन टाइप ऑफ स्टोरेज बैग, मस्क्यूलर बैग, ओके, गुड। यूरेथ्रा, a passage extending from urinary bladder and opening outside of the body. Urethra is the portion of body जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है और ओपन हो रहा है बाहर के साइड पे, क्लियर है? एंड यूरिन इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू इट, यूरिन यहां से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज जस्ट स्ट्रक्चर, क्लियर हुआ? डायग्राम एंड उसका स्ट्रक्चर, हर एक के बारे में हमने बात किया।
नाउ हमने बोला कि यूरिन मेकिंग प्रोसेस किडनी के अंदर होती है, यस और नो? यानी कि फिल्ट्रेशन, बॉडी के वेस्ट का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? किडनी के अंदर। तो किडनी वन टाइप ऑफ फिल्टर ही है, हमारे बॉडी के पूरे फिल्टर कौन है? 2 किडनी। आया कहीं नहीं समझ में? तो कैसे वो फिल्टर करते हैं? तो किडनी के अंदर एक यूनिट होता है विच इज नॉन एज नेफ्रॉन। उस यूनिट का नाम क्या है? नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जो है वो फिल्टराइजेशन करवाता है। तो हमें उसी का भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, फिगर अगेन कंपलसरी, ओके, बट ऐसे ही शेप में आनी चाहिए, नहीं कि जलेबी बाई दिखनी चाहिए। आया समझ में? तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से फिगर्स को बनाने सीख जाना है, क्योंकि इसी चैप्टर में ज्यादा फिगर्स है, बाद में नहीं है। आया समझ में? जितने भी है इसी चैप्टर में है, ओके। एमसीक्यू वाले छोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं उनके लिए? पहले होमवर्क में करना है, प्रैक्टिस छोड़ने को बोला है, ओके। क्योंकि कभी ना कभी तो आगे आगे तो पसंद, तेरे को क्या करना है? डॉक्टरी खुद ही हार मान ली। ओके चलो, फार्मेसी तो पापा का बिजनेस है ना, तो आगे नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना है तो क्या करेगा? इंजीनियरिंग, वहां जाके क्या करोगे? ओके पहले चले जाएंगे, देन वी विल सी। ओके गुड। हाँ बट यू हैव टू डिसाइड ना कि आगे क्या करना है, उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगी ना, चाहे तुम अमेरिका से करो चाहे इंडिया से। अभी सोचा नहीं है ना? हाँ ओके, 10th का रिजल्ट आ जाने के बाद वो सोचेगा मैं यहाँ पे आता हूँ, बट सबके दिमाग में यही है, बट अभी से सोचो। इसका नहीं, इसको मैंने पूछ लिया सडनली, बट अगर मैं 4 को पूछूं तो 4 के दिमाग से यही निकलेगा। सर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो मतलब नहीं है, वो ऐसा है कि आप घर से बाहर निकल गए हो, पता नहीं है कहाँ जाना है। ओके गुड, दिस इज द आंसर, है ना? तो उसमें क्या, जल्दी से बोल सकते थे ना पहले से, गुड, वो सही है। ओके मतलब कि अगेन इफ एंड ऑल, इफ एंड देन वाला रिलेशन है, गुड। होता है, सबके पास भी ऐसा ही होता है, मेरे पास भी खुद ऐसा ही था, बट द थिंग इज एक अपनी जो भी रेंज है उसको पकड़ के रखिए और अपना गोल बना दीजिए ताकि आपको फंसना ना पड़े। और जितना अच्छा गोल बनाओगे, देखो कोई भी जगह पे आप जाओगे, अच्छे मार्किंग्स तो चाहिए ही चाहिए। आप चाहे छोटा कोर्स करो या बड़ा करो या किसी भी चीज का करो, कोई छोटी बड़ी चीजें नहीं है, जिस भी फील्ड में आप जाओ, पहले मार्क्स कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, आप दिखा सको कि भाई मेरे मार्क्स है। आया समझ में? बाकी आज साइंस का रिजल्ट आया है, तो कुछ लोगों के मार्क्स मैं बताऊंगा, तो फिर पता चल जाएगा कि इससे अच्छा तो मेहनत कर लेना होता है। गॉट इट? चलो पहले मैं नेफ्रॉन की बात करता हूं। नेफ्रॉन इज अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन अ किडनी। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन पैक्ड क्लोजली टुगेदर। इतना सा है किडनी, काजू देखा है, उसी शेप का है और उतनी साइज का है ऑलमोस्ट। उसके अंदर लॉट्स ऑफ नेफ्रॉन है, एक दो से तो काम होने वाला नहीं है। हम पता है ना आरओ में 2-3 फिल्टर लगा देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो वैसे यहाँ पे इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करेंगे और एक के अंदर काफी ज्यादा नेफ्रॉन्स क्लोजली पैक्ड है। So each kidney has a large number of the nephrons which is packed closely together. Nephron is a long coiled tubular structure which begins with the cup-shaped end. Okay, it is a tubular structure. दिख रहा है ना फिगर में? आया ना? यहाँ से वो स्टार्ट होगा, यहाँ से वो क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका कप जैसा स्ट्रक्चर है। मैं अभी आपको, अभी नहीं दिखेगा इस फिगर में, बट मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा तो पता भी चलेगा कैसा स्ट्रक्चर है। कप शेप्ड एंड है, दैट इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? बाउमेन्स कैप्सूल। दिख रहा है बाउमेन्स कैप्सूल? आया ना? एंड इट इज एंड इन अ कलेक्टिंग ट्यूबल। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे करके 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 आगे बढ़ेगा और फिर यहाँ पे ट्यूबल जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ से निकल के, सॉरी, ए वाला एक स्ट्रक्चर है लाइन जैसा, ट्यूब जैसा। इस ट्यूब का नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूबल या कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर सारे नेफ्रॉन्स ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब सारे फिल्ट्रेशन यूनिट फिल्टर करके फिर किस में डाल देंगे? कलेक्टिंग डक्ट में डाल देंगे। आया समझ में? है या ना? नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज, मैंने बता दिया जैसे, बिगिन with the cupped shaped end which is called Bowman's capsule and end in a collecting tubule. A cluster of very thin walled blood capillaries is seen in a Bowman
कैप्सूल, यहाँ के इसके अंदर बाउमेन कैप्सूल के अंदर काफी ज्यादा कैपिलरीज का एक कलेक्शंस होता है। कैपिलरीज तो पता चल गया है ना, जो भी पाइप्स होते हैं आगे जाके एक छोटे से शॉर्ट पाइप में, थिन पतले पाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका वॉल सिंगल सेल में से बना हुआ है। आया समझ में? इन द बाउमेन्स कैप्सूल एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोम्युरल्स। तो लिखा हुआ है ग्लोम्युरल्स, आया ना? ओके गुड। तो हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस इन अ ह्यूमन? The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood. Okay, यूरिन क्यों बनता है? तो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है वो सारे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ब्लड में से क्या बनता है बॉडी के अंदर? यूरिन। नाइट्रोजेनियस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, दिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, ओके, अगर वो बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहा तो बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई वो वेस्ट कौन सा? यूरिया, यूरिक एसिड, वो थ्रू द ब्लड किसमें सेपरेट हो जाता है? किडनी के अंदर। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्ट्रेशन यूनिट दैट इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कैसे काम करता है वो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर जिनको भी पढ़ना है वो 11th-12th साइंस में बायोलॉजी ले और उसके बाद आगे बढ़े। आया समझ में? क्योंकि उसके बाद डॉक्टरी भी डिवाइड होती है, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गाइनेक, ये सब अलग अलग टाइप के डॉक्टर हैं। चाइल्डोलॉजिस्ट, जो चाइल्ड के डॉक्टर होते हैं, है या ना? तो अलग अलग टाइप के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, आपको पता भी होगे ना। आई के अलग डॉक्टर होते हैं, हार्ट के अलग डॉक्टर होते हैं, है या ना? क्योंकि उन लोगों ने उसी के ऊपर स्पेशलिटी की होती है, छोटी सी छोटी बात उसको पढ़ी हुई होती है। तो हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने नहीं जाएंगे, बट इतना याद रखेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। कप सिप्ड बाउमेन कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड, मतलब जिसको फिल्टर करना है वो सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट कौन सा था? बाउमेन कैप्सूल। तो जो फिल्ट्रेट है, मतलब कि जिसको फिल्टर करना है, उसको पहले वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट सम सब्सटेंसेस इन इनिशियल फिल्ट्रेट लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। जब फिल्ट्रेट यानी कि ब्लड बाउमेन कैप्सूल्स के अंदर आएगा तो जो सब्सटेंस अभी भी बॉडी को जरूरत है, जैसे कि स्टार्च है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, वो सब रीअब्सॉर्ब होगा। अभी भी वो ब्लड में बाकी बचा होगा ना, तो पहले वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब, मतलब कि वो वेस्ट में नहीं जाएगा, ब्लड में चला जाएगा वापस। ओके, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब एज द यूरिन फ्लो अलोंग द कॉइल ट्यूब। जैसे 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 यूरिन आगे बढ़ेगा कॉइल ट्यूब के अंदर, वो रीअब्सॉर्ब होता जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि बाउमेन से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक काफी लंबा कॉइल था ट्यूब्स का, है या ना? तो जैसे 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 वो आगे बढ़ेगा वो पहले एब्जॉर्ब होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनटू द, कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होने वाला है उस नेफ्रॉन के अंदर, वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कितना वाटर है। अगर एक्सेस वाटर है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा, और इसीलिए तो हम ज्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं, तो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट थ्रू यूरिन। ओके, चलो। अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, दूसरा किस पे डिपेंड रहता है कि कितना वेस्ट बॉडी के अंदर है। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि एक बार ज्यादा खाना परेशान कर सकता है, लेकिन ज्यादा पानी पीना परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। और अगर वेस्ट ज्यादा है तो पानी भी हमें ज्यादा पीना पड़ेगा। बॉडी के अंदर वेस्ट ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी ज्यादा पिएंगे तो भी वो वेस्ट डिसॉल्व होकर यूरिन के थ्रू निकलेगा। बात समझ में आई? आया ना? इसलिए अगर कहीं आपने किसी से बोलते सुना हुआ है या कहीं पे आपने किसी की एडवाइस सुनी है तो बोलते रहते हैं पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी बचा सकता है। आया समझ में? तो पानी का जो अमाउंट है, वाटर का अमाउंट, जो बाहर निकलने का अमाउंट है, वो डिपेंड्स है कि बॉडी के अंदर कितना अमाउंट है वाटर का। अगर वाटर कम होगा बॉडी के अंदर तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन में से वो जो सॉल्ट वगैरह निकलना है वो डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जब तक लिक्विड मीडियम नहीं मिलेगा तब तक वो वेस्ट यूरिन के थ्रू निकल सकता नहीं है। बात समझ में आया? इसलिए ज्यादा खाने से अच्छा ज्यादा पानी पीना। ओके, गुड। Thus, urine is formed in both kidneys, and in a normal healthy adult, the initial filtrate in the kidneys is about 180 liter daily. अगर कोई एडल्ट पर्सन की बात की जा रही तो नेफ्रॉन्स जितने भी थे
उसके अंदर जितनी भी बाउमेन कैप्सूल्स थी, वो बाउमेन कैप्सूल में सबसे पहले कितना फिल्ट्रेट, कितना लिक्विड फिल्टर होने के लिए जाता है दिल्ली का? 180 लीटर। 180 लीटर ब्लड के साथ होता है ना वो, उतना लीटर बाउमेन कैप्सूल्स में जाता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्सेप्टेड यूरिन इज ओनली ऑफ, बट वेस्ट जो हम निकालते हैं थ्रू द यूरिन दैट इज ओनली ऑफ 2 लीटर पर डे। आया समझ में? लीटर और 2 लीटर पर डे। द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूबल। जो बाकी का है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो पूरी साइकिल घूमती रहती है। आया समझ में? ओके जो हमने देखा वो किसके लिए था? ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? एक्सक्रेशन इन द प्लांट्स। तो अनलाइक एनिमल्स द प्लांट्स do not possess any special organ or a system for excretion. However, the plant excrete their waste in a different ways. Number 1, O2 producing during the photosynthesis. Photosynthesis process में plants क्या produce करते थे? O2 मतलब ऑक्सीजन, जो उनके लिए वेस्ट था। फोटोसिंथेसिस में से निकला हुआ प्रोडक्ट था, उनको जरूरी नहीं था। ओके क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो क्या बनाते थे? ग्लूकोज। उनको जरूरत किसकी थी? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनता था? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो उनको जरूरत किसकी थी? ग्लूकोज की। जो दोनों प्रोडक्ट में से नीडेड कौन सा था? ग्लूकोज। खाना ग्लूकोज में से मिलेगा ना, फूड। ऑक्सीजन उस वक्त उनके लिए कैसा था? वेस्ट। तो वो वेस्ट निकल जाता था इन द is set free directly into the what? Atmosphere through the stomata. प्लांट्स डायरेक्टली ऑक्सीजन को स्टोमोटा के थ्रू एटमोस्फेयर में डाल देते थे। है या ना? तो वहां पे सिस्टम की जरूरत नहीं थी। नंबर 2, प्लांट्स रिमूव सरप्लस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो सरप्लस वाटर बॉडी में जितना है उससे ज्यादा वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमोटा से ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते। तो वाटर भी निकल गया एक्सिस। नंबर 3, सम टाइम, ओके स्पेलिंग में ध्यान दे देना। Sometime plants store certain waste in the cells of their leaves and which are ultimately shed off. तो कोई भी plants या कोई भी ट्री या कोई भी अपने घर पे अगर छोटा सा plants भी है, आप जाओगे ना तो दिन के 2-3 पत्ते तो गिरे होंगे उसके पाने, है ना? अगर उसका पहले फॉलो अप होने से पहले उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। तो प्लांट्स ऐसा करता है कि सिलेक्टिवली एक लीफ को चूज करके उसके अंदर पूरा वेस्ट डाल देता है और फिर निकाल देता है ना? हम ऐसा नहीं कर सकते, चलो वेस्ट आ गया निकाल दो। ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं। तो हमारे में पूरी सिस्टम है, बट प्लांट्स में ऐसे सिस्टम की जरूरत, और उनका जहां से वेस्ट वाला पाना निकल मतलब कि लीफ निकल भी गया है तो वहां पे नया आएगा, हमारे में नहीं आ सकता। ओके सो दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंट सिस्टम। एक्चुअली वी नॉट ओनली वी हैव, बट एवरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट सिस्टम। हम तो उसमें से सिर्फ किसका स्टडी कर रहे हैं? यस, ह्यूमन एंड प्लांट्स, क्योंकि ये दोनों ही ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिनका लोग केयर करते हैं, तो लोग इनके डॉक्टर बनेंगे, है ना? बाकी और भी है। ओके हाँ, आपको एसएस में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, मेरे हिस्से में आया तो कि हमारे जो हिस्टोरियन थे ना, उन्होंने बुक भी लिखी हुई है। इंडियन हिस्ट्री इज वेरी वाइड, वेरी ग्रेटेस्ट। ओके हमारे ऋषि मुनि ने उनके ऊपर बुक भी लिखी हुई है। किस पे? मगरमच्छ पे, फिर अश्वविद्या घोड़े पे, और हाथी एलिफेंट्स के बारे में बुक लिखी हुई है, पूरा A to Z नॉलेज। आया समझ में? तो वो है, लेकिन सबसे पहले हमने इस चैप्टर में किसके बारे में बेसिक नॉलेज लिया? ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स। ओके सर्टेन प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन द सेल्युलर वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल। सेल के अंदर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मतलब ओपन स्पेस। हमने सेल का स्ट्रक्चर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तब पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में। ओपन स्पेस होता है काफी ज्यादा, प्लांट सेल में ही होते हैं वैक्यूल्स। ओके जितना तो सेल में कुछ नहीं, उतना तो वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। तो वो वैक्यूल्स के अंदर वो स्टोर कर देते हैं वेस्ट को। किसको? आया समझ में? अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रेसिन, गम्स आर स्टोर्ड एसेप्शियली इन ओल्ड जाइलम। जो हमें गम मिलता है ना, खास करके बावल का एक ट्री होता है, उसी में से गम आता है, गुंदर, और वो गुंदर हम खाते हैं, पता है? वो लाडू बना के। हाँ
वो उनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट है ना। लाडू डायरेक्ट थोड़ी आएगा, बनाना पड़ेगा। फिर आपने वो पीपल का ट्री देखा होगा, वहां पे लाख होती है, उसके स्टेम में से निकलती है, एक गुंदर भी मतलब कि गम भी उसके स्टेम में से निकलता है। ओके, देखिए वो लाख उसमें धूप बुक करने के लिए डालते हैं उसको, तो वो उनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए एक प्रोडक्ट है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो वो रेजिन है या गम है, ऐसे फॉर्म में भी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो किसी किसी प्लांट्स पे आप देखना कि उसके स्टेम पे थोड़ा सा लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा बाहर निकलता हुआ, वो उसके लिए क्या है? वेस्ट है। प्लांट्स एक्सट्रैक्ट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। रूट्स के थ्रू भी वो वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। सॉइल के कांटेक्ट में तो कौन रहेगा? रूट्स। तो कुछ एक्सट्रैक्ट सब्सटेंसेस जो है, जो प्लांट को जरूरी नहीं है, वो सीधा रूट्स के थ्रू बाहर निकाल देगा सॉइल के अंदर। आया समझ में? है या ना? ओके। 60 एंड 70 रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी 60 एंड 61 रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स ऑलरेडी पढ़ लिया ना, दोनों को कंबाइन कर देना है। एंड व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो वो अभी हमने देखा वही का वही। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो हमारे बॉडी में यूरिन का अमाउंट किस तरह से रेगुलेट होता है? सो द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच excess water there is in body and how much dissolved waste there is to be extracted. एक तो कितना हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर पड़ा हुआ है, और दूसरा हमारे बॉडी में वेस्ट कितना है, ये दोनों पे डिपेंड्स करता है यूरिन। एंड मोर वाटर एंड डिसॉल्व्ड वेस्ट इन द बॉडी विल प्रोड्यूस, ज्यादा वाटर है बॉडी के अंदर और उसके अंदर डिसॉल्व हो गया वेस्ट ज्यादा, तो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। On the other hand, less water and less dissolved waste produce less urine. अगर बॉडी में कम वाटर है तब और कम वेस्ट है तब यूरिन क्या प्रोड्यूस होगा? लेस। आया समझ में? इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारा बड़ा सा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, गुड।